स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 8 के बारे में, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। इसके प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने क्लास 7 के ही चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। ये होता क्या है, इसको समझने से पहले यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात आया था, जिसमें पवन का वेग लगभग 200 किलोमीटर पर आवर था। यानी कि यहाँ जो पवन की चाल थी वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर को पार कर रही थी। और इस चक्रवात ने लगभग 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। और उसी वर्ष में ही अक्टूबर में 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर का ही एक और चक्रवात उड़ीसा में ही आया था। तो इसने क्या किया था, इसके साथ ही यहाँ पर 9 मीटर ऊंचाई की समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी, जिससे हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो करोड़ों रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो गई। और चक्रवात ने कृषि, परिवहन वगैरह को भी क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, उसको प्रभावित किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके डायग्राम को कि किस तरह से ये चक्रवात है, ये राउंड राउंड जो घूम रहा है ये ऐसे करके, यही हमारा क्या है, चक्रवात है, ऐसे हो रहा है जो। तो ये एक डायग्राम दिखाया गया उड़ीसा के चक्रवात का। तो दोस्तों इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ, एक चक्रवात आया जिसने बहुत सब चीज़ों को तहस नहस कर दिया था, जिसको यहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू ऐसे दिखाया गया था। लेकिन आखिर ये चक्रवात होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं और विनाशकारी क्यों होते हैं, तो चलिए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो उसके पहले हमें जानना होगा वायु के बारे में। वायु होता क्या है दोस्तों, वायु जो है, क्योंकि हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। वायु से ही हमारा शुरुआत होता है हर चीज़ का, एयर से ही। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे वायु होता क्या है कि वायु जो है वो गतिशील गतिशील जो वायु होती है, ये जब हमारा जो एयर चलता है और जब वो एकदम चलने लगता है, स्पीड पकड़ लेता है, तो उसे हम कहते हैं कि पवन है, यानी हवा बह रही है, ऐसे हम बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ वायु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वायु क्या करता है। तो वायु जो है वो दाब डालती है, यानी कि वायु की वजह से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 8.1 में हमसे कहा गया है कि आप क्या कीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपको पानी उबालने की आवश्यकता है यहाँ पर, तो आप एक टिन यहाँ पे एक ढक्कन वाला टिन का डिब्बा लीजिए और उसमें पानी भरिए। फिर उसको तब तक फिर डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। यहाँ पर मोमबत्ती की लौ पर गर्म करना है। और फिर कुछ मिनट के बाद वहाँ पर पानी उबलने लगता है, तो उसको उबलने दीजिए और मोमबत्ती को बुझा दीजिए और तत्काल ही ढक्कन का जो डिब्बा है वो कसकर बंद कर दीजिए। अब गर्म डिब्बे को बंद कमरे में सावधानी से रखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, डिब्बे पर ठंडा पानी डालने पर क्या परिवर्तन होता है। तो जैसे ही डिब्बे पर आपने ठंडा पानी डाला तो यहाँ पे गर्म था वो डिब्बा, ठंडा पानी डालने पर वो पचक गया, क्योंकि वो अंदर से क्या है, वो गर्म हो चुका है और उसको ढक्कन में बंद कर दिया गया, उससे वाष्प बाहर निकल नहीं पाया। और फिर उस पर पानी डालने से वहाँ पर क्या हो गया कि उसका साइज़ जो है कैसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। इसका प्रयोग आप प्लास्टिक के बॉटल से भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने देखा कि बोतल को जो है कैसे उसका आकार क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पवन ने जो है अपना एक, वायु ने क्या हुआ, दबाव किया, यहाँ पर दबाव डाला है। यदि आप जैसे मान लीजिए किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा, यदि पवन उसी दिशा में मान लीजिए जिस दिशा में हमारी नाव बह रही है उसके विपरीत दिशा से अगर पवन आ रही है तो हम नाव नहीं चला पाते हैं। ऐसे ही आप साइकिल के बारे में भी सोच सकते हैं कि साइकिल मान लीजिए आप चला रहे हैं किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए उत्तर डायरेक्शन में, और हवा चल रही है हमारी दक्षिण से, तो हम साइकिल चलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ये आपके लिए एक नॉर्मल एग्जाम्पल हो सकता है। इसी टाइप से आप देखते होंगे कि जो हमारा साइकिल का जो टायर होता है उसमें क्या होता है, साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए हम उसकी ट्यूब में हवा भरते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है तो वो फट जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ट्यूब के भीतर जो हवा है वो क्या करती है, उसके अंदर दबाव बनाती है। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में अनुभव किया। तो यहाँ पर क्या है कि वायु जो है वह दबाव डालती है और इस दबाव के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियाँ
और जो भी बैनर या झंडे होते हैं वो लहराते हैं। यानी हवा जब चलता है तो चीज़ें हिलती क्यों हैं? क्योंकि वो दबाव के कारण ऐसा होता है। तो चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, जब हमने डिब्बे पर पानी डाला तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जो है वो जल में संघनित हो गई, और जिससे भीतर की वायु की मात्रा क्या हो जाती, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी भीतर का दाब अब कम हो गया और बाहर का दाब ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बाहर के जो दबाव की वजह से वो डिब्बा क्या हो गया, पचक गया। यानी उसका आकार जो है वो ऐसा बदल चुका था, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा था। तो यहाँ पर हमने एकदम क्लियरली समझ लिया कि वायु जो है वो दबाव डालती है। दूसरी बात ये भी है कि पवन का वेग बढ़ने पर जो है वो वायु का दाब घट जाता है। दोस्तों, अगर हमारी जो हवा है अगर वो बहुत तेज़ी से बह रही है, मान लीजिए बहुत स्पीड से बह रही है, तो क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चल रही है तो वो दबाव नहीं डाल सकती है, और अगर हवा का वेग वहीं पर धीमा है तो वह दबाव ज़्यादा डालती है। इसको हम कुछ एक्टिविटी से समझते हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर बताया गया है कि एक बॉटल लीजिए और उस बॉटल को क्या कीजिए, आप उसके मुख में जो कागज़ का मान लीजिए गोला बनाकर आप उसके अंदर डाल रहे हैं। तो आप उसके कागज़ का गोला बनाकर डाल रहे हैं तो वो आसानी से उसके भीतर नहीं जा पाता है। यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि उसमें हमको फूंक मार कर ही उसको अंदर डालना पड़ता है। तो और एक कुछ और यहाँ पर दोस्तों आपको बताई गई है एक्टिविटी 8.3। इसमें हमसे कहा गया कि आप गुब्बारा लीजिए, 2 बैलून्स, उन बैलून्स को फुला करके इस तरह से थोड़े डिस्टेंस पर बांध दीजिए। फिर उसके बीच में आप एयर डालिए, अपने मुंह से ही फूंकिए, तो देखेंगे आप दोनों बैलून्स जो होंगे वो हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसा आखिर होता क्या है वहाँ पर कि ये दोनों बैलून्स जो है वो हवा में उड़ने लगते हैं? तो इसी के अलावा एक और एक्टिविटी हम समझते हैं। अभी फिर सारे का हम कंक्लूजन देखेंगे। एक्टिविटी 8.4 में हमसे कहा गया कि आप कागज़ की एक पट्टी बनाइए और उसको पहले इस टाइप से हवा का दबाव दीजिए, तो वो जो पट्टी होगी कागज़ की वो वहीं पर रहेगी, नीचे ही रहेगी, वो ऊपर नहीं उठेगी। लेकिन जैसे हम उसको हवा में जब ज़ोर से फूंकते हैं तो फिर उसके बाद वो जो हमारी पट्टी होती कैसे यहाँ पर जैसे देख रहे हैं उड़ने लगती है हवा में। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है, चलिए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु जो होती है उसका वेग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हमने फूंक मारा उसके मुख पे तो जानते हैं कि उसका वायु का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही वायु स्पीड बढ़ेगी तो वायु का दाब घट जाता है, और बोतल के भीतर जो वायु है वो उसका जो दाब है उसके मुख के निकट के दाब से ज़्यादा हो जाता है। यानी भीतर का दबाव ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का दबाव कम हो जाएगा, और इसी कारण बोतल के भीतर की वायु जो है वो गेंद को बाहर की ओर ढकेलने लगती है। एक एक्टिविटी 8.3 में जब हमने देखा कि जब हमने 2 गुब्बारों को बांध करके बैलून्स को बांध के उसके बीच में फूंक मारते हैं तो वो दोनों अपने एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं या फिर देखते हैं हिलने लगते हैं। और ऐसा क्या होता है उसमें, यह तभी संभव होगा जब गुब्बारे के बीच के वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए, तब गुब्बारों की दूसरी ओर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेलने लगता है। ऐसा इसी वजह से होता है। और वही चीज़ हमारे यहाँ पर 8.4 एक्टिविटी में हुआ है कि जब कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उड़ जाती है, और पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर का दाब कम हो जाता है। अब वहाँ पर ऊपर का दबाव कम हो जाएगा तो ऊपर जब कोई दबाव नहीं डल रहा है, दबाव नीचे से पड़ रहा है, तो वो चीज़ें ऊपर उड़ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में कम हो जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि जैसे ही हवा का वेग बढ़ता है उसका वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जब आंधी या तूफान आता है, आपने देखा होगा टीन के जो शेड होते हैं जैसे झोपड़ियाँ जो होती हैं गांवों में वो उड़ने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उड़ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। यदि आपने ऐसा कभी देखा होगा तो आप उसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारा जैसे मान लीजिए छत के ऊपर है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पवन बहुत तेजी, तो अगर बहुत तेजी से ऊपर की ओर बह रहा है, घर के अंदर तो हवा जा नहीं रही है, तो पवन का वेग घर के अंदर तो कम रहेगा। तो इसकी वजह से जब पवन का वेग घर के बाहर ज़्यादा है तो दबाव कम हो जाएगा। तो यहाँ दबाव कम होने की वजह से, और अंदर जो है वेग कम है, तो अंदर का दबाव ज़्यादा है। तो जब अंदर से दबाव पड़ेगा, जो टीन का शेड होगा वो ऊपर उठ जाएगा, और जब हवा ऊपर तेज़ी से चलेगी तो उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है टीन के शेड को। तो यही रीज़न होता है ऐसा होने का। फिर हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों कि जैसा कि आप जानते भी हैं कि गतिशील वायु ही पवन कहलाती है। जो भी वायु गतिशील होगी वह पवन कहलाती है। और पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से ही कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। हमेशा जो पवन की जो गति होती है दोस्तों, वो अधिक वाले क्षेत्र से ही कम वाले क्षेत्र की ओर होती है। जिधर वायु दाब अधिक होगा उधर से ना होकर के पवन का वेग जो है वो धीमे वाले की ओर होता है। और वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हमसे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है वायु के बारे में कि गर्म किए जाने पर जो है वो वायु का प्रसार होने लगता है, यानी वायु फैलने लगती है अगर हम गर्म करते हैं तो समझते हैं कुछ एक्टिविटी से। एक्टिविटी 8.4, इसमें हमसे क्या बोला गया दोस्तों, जैसे आप क्या कीजिए, आप एक गुब्बारा लीजिए, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में रख दीजिए। फिर ग्लास में आप क्या कीजिए, उसके ग्लास के ऊपर परख नली रख करके उस गुब्बारे को उसके ऊपर बांध दीजिए। फिर आप उसको क्या करिए दोस्तों, उसमें जो ग्लास आपने लिया है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप गर्म कीजिए। जो हमने क्वथन नली लिया उसको गर्म कीजिए। जब गर्म करेंगे तो गर्म जल में इस प्रकार को गुब्बारा जल से बाहर रहे, जैसे मतलब कि डूबे नहीं, ऐसा आपको वहाँ पे गुब्बारा बांधना है बैलून को। फिर 2 से 3 मिनट तक देखिए कि गुब्बारे के आकार में क्या परिवर्तन होता है। फिर क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए, और जब तक कि बीकर में थोड़ा सा बर्फ का ठंडा पानी मिला लीजिए, और फिर क्वथन नली को फिर से उसमें डाल दीजिए और फिर से देखिए उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वथन नली के मुंह पे क्या बांधा गया, गुब्बारा बांधा गया है। तो गुब्बारा बांधने पर क्या दिख रहा है उसमें पोजीशन, उसमें बैलून की। दूसरे पॉइंट में आपसे बोला गया जब हम उसको गर्म जल में डुबाते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे जो बैलून है उसका साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें ये देखना है। देन तीसरे वाले में हमको यहाँ बताया गया है कि जब हम उसी परख नली को, क्वथन नली या परख नली जो है उसको अगर हम ठंडे जल में रख रहे हैं तब गुब्बारे का साइज क्या हो रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, मतलब इन तीनों को डायग्राम को देखिए, फिर हम उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पहला वाला जो था उसमें गुब्बारा जो था वो अपने नॉर्मल में था, पोजीशन में, जैसे हमने छोड़ दिया था। फिर जब हमने पानी को गर्म किया तो यहाँ पर जो बैलून है वो ऊपर उड़ गया। फिर जब हमने क्या किया, उसमें ठंडा पानी डाला तो वो नीचे चला गया, बैलून पिचक करके उस परख नली में चिपकने लगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि वायु जो है वह गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। यहाँ पर क्या देखा हमने कि क्वथन नली को गर्म करने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है या ठंडा करने पर क्यों पिचक जाता है। तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जब गर्म करते हैं हम किसी भी वायु को, या फिर जो गर्म वायु होती है, वायु को तो खैर गर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने क्वथन नली को गर्म किया तो वहाँ से जब भाप हुआ गर्म निकला तो उसकी वजह से बैलून जो है वह ऊपर की ओर प्रसार होने लगा उसका, और वह क्या होने लगा, फूलने लगा। और जैसे ही वहाँ पे ठंडा पानी डाला तो वहाँ पे पचकने लगा और प्रसार कम हो गया। एक्टिविटी 8.6 में हमसे बोला गया कि हमने 2 साइज की ली है, एक थैलियाँ या फिर कागज़ के 2 हम वहाँ पर अलग से कप भी रख सकते हैं, 2 खाली कप वहाँ पे रख सकते हैं। फिर इसको क्या करिए, इस टाइप से आप बांध दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डोरी पर आप बांध दे रहे हैं। ठीक, पहले तो ये क्या है दोस्तों, एकदम स्ट्रेट है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसको गर्म किया। अब गर्म करने पर क्या हुआ, यहाँ पर गर्मी हुई तो वायु का प्रसार हुआ और उस गर्म वायु ने उसको ऊपर की ओर ढकेल दिया, और इस तरह से वो जो हमने बांधा था दोनों थैलियों को, उसका जो साइज है वो ऊपर नीचे हो गया। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि गर्म होने पर जो वायु है वह ऊपर की ओर उठती है,
जैसे ही मोमबत्ती की लौ गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैले को भी ऊपर ले जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, संतुलन बिगड़ने से यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। ये यहाँ पर हमें ये पता चलता है ये चीज़ कि गर्म वायु जो है वह ठंडी वायु से हल्की होती है। दूसरी बात यह है कि गर्म किए जाने पर वायु का क्या होता है, प्रसार होता है, फैलाव होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। और जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है और यही कारण होता है कि धुआं जो है वो हमेशा ऊपर की ओर ही उठता है। प्रकृति में ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जहां पर किसी स्थान या क्षेत्र में वायु गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है और फलस्वरूप उस स्थान के जो आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है और इस वायु में संवहन धाराएं प्रवाहित स्थापित होती हैं। और जैसा कि आपने यहाँ पे चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, तो बहुत इजी यहाँ पर टॉपिक बताइए दोस्तों। जब गर्म होगी वायु तो उसका स्थान भरने के लिए क्या होगा, ठंडी वायु वहाँ पर आएगी। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो वायु है वह गर्म से ठंडी की ओर ही चलती है। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ और पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो पवन धाराएं होती हैं वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। पवन धाराएं यहाँ पे क्या होती हैं उनके बारे में समझते हैं कि पृथ्वी में जो वायुमंडल है उसमें पवन धाराएं उत्पन्न होने की बहुत सारी स्थितियां होती हैं। कुछ स्थितियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पर पोजीशन या स्थिति होती है कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। यहाँ पर क्या होता है, जब हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु क्या होगी, गर्म होगी। जब सूरज सीधे पड़ेगा भूमध्य रेखा पर तो वो गर्म होगी और गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। और इसी प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है या बहती है। और ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है और इन क्षेत्रों में वायु गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उसकी ओर प्रवाहित होने लगती है। और इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारे पवनों की वो हमारे भूमध्य रेखा की ओर हो रही है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या है, असमान पैटर्न है। तो इस प्रकार हमने समझा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होने के कारण भी पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इसको हम समझते हैं। दोस्तों चलिए हम यहाँ पर थल और जल के असमान रूप से गर्म होने का भी कारण जान लेते हैं। तो ग्रीष्म काल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है, जो भी लैंड होता है वो ज़्यादा तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय जो थल का ताप है वो समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है और थल के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, यानी कि समुद्र की पवनें क्या होंगी इस समय, ठंडी होंगी और जो हमारे जो थल की पवनें होंगी वो क्या होंगी, गर्म होंगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा समुद्र होगा वो ठंडा होगा, तो वहाँ से जो पवनें होंगी वो थल की ओर बहती हैं और यही क्या होती है, मानसून पवन होती हैं। तो मानसून शब्द क्या होता है दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे मानसून बन रहा है। तो राजस्थान, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। जैसे यहाँ पर थल का बनाया गया चित्र, यहाँ थल से समुद्र से थल की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, थल में विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिम क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ईस्ट है,
ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये जो दक्षिण है वो यहाँ पे पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से मानसून निर्मित होता है यहाँ पर, और ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी सारी जलवाष्प को लेकर आती हैं। और शीतकाल में क्या होता है दोस्तों, शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन हमेशा उत्तर से पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है, और ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है। लेकिन ये क्या है, ठंडी पवनें हैं, इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा कम होती है। इसी कारण शीतकाल में भी वर्षा कम होती है। शीतकाल में वर्षा भी क्या होती है दोस्तों, कम होती है। और शीतकाल में पवनों के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर होती है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है, यहाँ पे 10 ये वाले 8.10 में, तो समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है, और यह प्रक्रम ही जल चक्र का एक कारण होता है। तो गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं दोस्तों, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। तो वर्षा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा हमेशा सुखदायी नहीं होती। आपको पता है कभी कभी वर्षा के कारण क्या होता है, मतलब बाढ़ वगैरह की जो घटनाएं हो जाती हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो अब इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ते हैं, तड़ित झंझा और चक्रवात, मतलब जो बिजली का कड़कना होता है, और साथ ही चक्रवात क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या होता है तड़ित झंझा और जो है और चक्रवात। तो तड़ित झंझा मतलब कि जो बिजली का जो कड़कना होता है, भारत जैसे गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर क्या होता है, विकसित होते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है, और पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती हैं, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। और गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र गति से वेग ऊपर उठती हुई वेग वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, यानी चमकती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी घटना को हम तड़ित झंझावात यानी कि बिजली का कड़कना बोलते हैं। दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जब हमारी ऊपर से जब जल की बूंदें आ रही हैं, ठीक, और नीचे से हमारा जो पवन का वेग है वो बहुत ही तेज है, तो अब यहाँ दोनों जब एक साथ मिलकर टकराते हैं, जिनकी क्रिया होने पर परस्पर क्रिया होती है और फिर बिजली चमकती है। तो आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे बिजली चमकना आजकल तो बहुत होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यदि यह झंझा के साथ बिजली भी गिरती है तब हम इसे तड़ित झंझावत कहते हैं, यानी कि जो बारिश होती है उसके साथ अगर बिजली भी चमके तो हम कहते हैं वहाँ पे तड़ित झंझावत होता है। और इसमें हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे आश्रय मत लीजिए। आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे बैठिए, अगर मान लीजिए बिजली कड़क रही है तो। और जो धातु का जो छाता होता है उसका उपयोग मत कीजिए। और साथ ही हम लोग खिड़की के निकट हमें नहीं बैठना चाहिए। और जो भी हमारे धातु वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। और कार और बस वगैरह हमारे लिए सुरक्षित स्थान हो सकता है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है दोस्तों कि तड़ित झंझा जो है वो चक्रवात कैसे बनाता है या कैसे बन जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब हमारा बादल होता है, बादल बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, और निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है, और इस चक्र की पुनरावृत्ति बार बार होती है, और घटनाओं की इसी श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ के चारों ओर उच्च वेग की वायु निर्मित होती है। अनेक परतें निर्मित कुंडली के रूप में होती हैं और घूमती रहती हैं, और मौसम की इसी स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, चक्रवात कैसे बना, यहाँ पर इस पॉइंट्स को बताया गया है। और वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक होते हैं। यहाँ पर मेनली रिस्पॉन्सिबल जो है हमारा बादल से जब चीज़ें स्टार्ट हुई बनना
तो वहाँ पर ही ये घटना होती है कि चक्रवात जो है, यह होता क्या है, यहाँ पर आप इसकी संरचना भी देख सकते हैं चक्रवात की, यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है। दोस्तों इसमें क्या होता है चक्रवात में, कि चक्रवात का जो केंद्र होता है वो बहुत ही शांत रहता है और इसको हम चक्रवात की आंख बोलते हैं। झंझा का नेत्र मतलब चक्रवात की आंख। और कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक का होता है और यह बादलों के क्षेत्र से मुक्त होता है, बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग बहुत ही कम होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के चारों ओर लगभग 150 किलोमीटर के साइज का बादल होता है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे। और इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन लगभग यहाँ पर 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और सघन वर्षा वाले बादल होते हैं। और इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः होता जाता है और चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर आप बहुत इजीली समझिए क्या होता है चक्रवात, कि जो चक्रवात होता है वो कुछ इस टाइप का रहता है। यहाँ पर जो इसका केंद्र होता है उसको हम चक्रवात की आंख बोलते हैं और इसका केंद्र में जो वायुदाब होता है वो निम्न होता है और केंद्र के बाहर का वायुदाब ज़्यादा होता है। और जैसे ही ऊपर की ओर उठता है तो देखेंगे वहाँ पर वायु की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर एक सैटेलाइट के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे चक्रवात यहाँ पर उसका नेत्र जो है वो निर्मित होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये चक्रवात की क्या है, आँख है, यानी उसका केंद्र जो है वो चक्रवात की आँख कहलाती है, जिसका वायुदाब बहुत ही कम होता है। और चक्रवात द्वारा होने वाले विनाशों के बारे में भी हमने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता है। तो चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक ऊपर उठ जाता है और उठता जल लगभग 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठता है और ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है और जिसके कारण समुद्र का पानी जो है वह ऊपर की ओर उठने लगता है और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाता है, सुनामी आ जाता है। तो इस तरह से समुद्र सुनामी होने का जो कारण है वह चक्रवात ही है। सुनामी से आप परिचित नहीं होंगे, आप उसके बारे में तो जानते ही होंगे कि कितना खतरनाक होता है, भयावह स्थिति होती है सुनामी में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं चक्रवात के बारे में। दोस्तों चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग मतलब कि जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं या फिर अलग अलग देश होते हैं। जैसे अमेरिका में यहाँ पर बोला जाता है इसको हरिकेन, फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून कहा जाता है। और डायग्राम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एशिया में इसको चक्रवात कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच में इसको टाइफून वगैरह कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो इसको इंग्लिश में टोर्नेडो भी बोलते हैं, कि टोर्नेडो में यहाँ पर देखेंगे, आपने अभी देखा डायग्राम में, इसकी कीप जैसी संरचना होती है। कीप जानते हैं ना दोस्तों, जिससे आप क्या करते हैं, तेल को उसमें डालते हैं बॉटल में। तो यहाँ पर कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने साथ अंदर खींच लेती है, जो इसकी संरचना होती है, जिसके निम्न दाब के कारण ही ऐसा होता है। फिर उन्हें ऐसा निम्न दाब क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि पता है आपको वहाँ पर, क्योंकि केंद्र में वायु का वेग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है कि वहाँ दाब कम हो जाता है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देता है। और टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर आपको कुछ विवरण बताया गया है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का यहाँ पर क्या अनुभव बताया गया, मान लीजिए चक्रवात आ रहा है तो आप क्या कीजिए, किसी टेबल वगैरह के नीचे बैठ जाइए और इस तरह से आप लेट जाइए, मतलब अपने घुटनों को मोड़ करके सर को ऊपर रख करके अपने कानों को बंद करके ऐसे हो जाइए। किसी बड़ी चीज़ के नीचे मत बैठिए, नहीं तो वो आपके अगर सर पे गिरेगा तो सर पर चोट लग सकती है। तो कुर्सी वगैरह पे अगर गिरेगा कोई चीज़ तो ज़्यादा चोट आपको नहीं लगेगी। तो यहाँ पर इसी तरह से बताया गया कुछ पॉइंट्स के बारे में कि किस तरह से हमसे सावधानी बरतनी चाहिए। तो चक्रवात क्या होता है कि अपने साथ अति उच्च वेग की पवन को लेकर आते हैं, जो घरों और साथ ही जो भी टेलीफोन लाइंस होती है उन सबको नष्ट कर देता है, जिससे जीवन की और संपत्ति की बहुत ज़्यादा हानि होती है और इसका वेग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चक्रवात से बहुत ज़्यादा हानि होती है दोस्तों, आप उसका डायग्राम देख रहे हैं। और भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो हमारा ये से मान लीजिए भारत का नक्शा है, पूर्वी तट है और ये हमारा क्या है, पश्चिमी तट है।
ठीक, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट। तो पूर्वी तट जो है वो चक्रवातों के लिए ज़्यादा संवेदनशील होता है, यहाँ पर चक्रवात ज़्यादा प्रभावित होता है पश्चिमी तट की अपेक्षा। पश्चिमी तट में चक्रवात कम प्रभावित करता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पूर्वी तट जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, एकदम कॉन्टिन्यू होता है, जबकि पश्चिमी तट कॉन्टिन्यू होता है, जबकि पूर्वी तट थोड़ा ब्रेक होकर होता है, जिसकी वजह से चक्रवात यहाँ पर एंटर कर जाता है और अंदर के शहरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए ये हमारे भारत में ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी दिशा को नापने के लिए यहाँ पर एक वायुमापी का प्रयोग किया गया है। वायुमापी से कम इतना तो पता चल जाता है कि इसकी पवन की स्पीड कितनी है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इसकी स्पीड से हम 48 घंटे पहले ही पता कर लेते हैं कि किस एरिया में चक्रवात या तूफान आने वाला है, तो लोगों को वहाँ पर सावधान कर दिया जाता है। तो कुछ उपाय यहाँ पर बताए गए दोस्तों, जो कि आपको अपनाना चाहिए। और कुछ जनता द्वारा यहाँ पर किए जाने वाले कार्य भी होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना कि चक्रवात कैसे होता है, और साथ ही हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी का मतलब है जो आजकल टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, उसी की वजह से आजकल हमें पता चल जाता है कि चक्रवात जो है वो 48 घंटे पहले ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पवन का वेग कितना तेज़ी से है और चक्रवात कैसे आने वाला है, या फिर उसके बारे में पता चल जाता है। और लगभग 24 घंटे पहले हम उसको चेतावनी दे देते हैं उस जगह को, और वो लोग उस जगह को खाली कर देते हैं। तो इस टाइप से हमने आज क्या क्या चीज़ें सीखी यहाँ पर। तो हमने सीखा कि हमारे आसपास की जो वायु है वो दाब डालती है, और वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडे करने पर संकुचित हो जाती है। और जो गर्म वायु है वह ऊपर उठती है, जबकि ठंडी वायु जो है वो पृथ्वी की सतह की ओर आती है। और जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है, और आसपास के क्षेत्र की उच्च वायु दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है, और गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं। और पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। जल वाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बनते हैं। उपग्रहों और रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से ही चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। और हम लोग अपनी खुद की सहायता भी कर सकते हैं। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है। अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार करना अच्छा रहता है। तो निम्न प्रवाह चित्र जो है आपको उसको समझने में सहायक बनाएगा, जिसके कारण बादलों का निर्माण, वर्षा होता है और तूफान और चक्रवात बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी पॉइंट्स बताए गए हैं दोस्तों। क्या बताया गया है कि दो क्षेत्रों के बीच में ताप के अंतर होता है, फिर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब क्षेत्र बनता है, और ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाते हैं, और बादल बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले, हिमपात के रूप में गिरते हैं। और वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। और मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट्स को बताए गए, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।